एलिमेंट्स ऑफ टॉट, मतलब अगर ये जो एलिमेंट्स, जो 3 एलिमेंट्स है इसमें, अगर ये 1 बाय 1 हो रहे हैं तब ही हम कंसिडर कर सकते कि किसी पर्सन ने टॉट किया है। अगर इसमें का एक भी एलिमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम कंसिडर नहीं कर सकते कि उस पर्सन ने टॉट किया है। सो एवरी रॉन्गफुल एक्ट इज नॉट अ टॉट। हर एक रॉन्गफुल एक्ट टॉट नहीं कंसिडर किया जा सकता। टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉट देयर 3 थिंग्स मस्ट कर देर आर एज फॉलो। टॉट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ये 3 थिंग्स होनी ज़रूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि टॉट लॉ कमिट, मतलब टॉट एक्ट कमिट हुआ है। उसमें पहले रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, लीगल डैमेजेस होने चाहिए प्लेंटिफ को, और लीगल रेमेडी टॉट एक्ट के अंडर प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि टॉट हुआ है। सो इसको 1 बाय 1 हम देखते हैं। पहले देखते हैं हम रॉन्गफुल एक्ट। इन ऑर्डर टू मेक अ पर्सन लाइबल ऑफ टॉट, वन मस्ट नोट दैट द wrongful act or wrongful omission must be one which is recognized by the law। अगर किसी पर्सन ने कुछ भी रॉन्ग किया है तो हम ये कह नहीं सकते कि इसने रॉन्ग किया है, इसको इंजरी हुई तो ये टॉट ही है, अनटिल एंड अनलेस वो जो रॉन्ग उस पर्सन ने किया है वो टॉट लॉ में प्रिस्क्राइब है कि ये टॉट है, तभी हम उसको कह सकते कि इसने रॉन्गफुल एक्ट है जो कमिट किया है। इफ देयर इज मेयर सोशल और मॉरल रॉन्ग, देयर कैन नॉट बी लाइबिलिटी ऑफ द सेम। अगर ये एक ऐसा ही मॉरल और सोशल रॉन्ग है तो हम कह नहीं सकते कि इसने टॉट किया है। इसमें एग्जाम्पल हम देख सकते हैं रॉन्गफुल एक्ट के, डिफमेशन, ट्रेसपास एक्सेट्रा। उसके बाद है सेकेंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, लीगल डैमेजेस टू द प्लेंटिफ। In order to make a person liable of tort, the plaintiff has to prove that there has been a legal damages caused to him। अगर किसी पर्सन ने टॉट किया है, ये अगर प्लेंटिफ को प्रूफ करना है तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि उसको लीगल डैमेजेस हुए हैं उस पर्सन के एक्ट की वजह से। इन अदर वर्ड्स, अनलेस देयर हैज बीन वायलेशन ऑफ अ राइट, देयर कैन नॉट बी एक्शन अंडर लॉ ऑफ टॉट। अगर हम ये कहें हम कि अगर किसी भी पर्सन के राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ है तो उसको रेमेडी भी अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट में मिल नहीं सकती। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लीगल वन मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टू हैव सीन। अगर हमको लीगल शब्द का मीनिंग समझना है टॉर्ट लॉ के कंटेक्स्ट में तो हमें ये 2 मैगजीन पढ़नी पड़ेंगी। उसमें है इंजुरिया सीने डैमनम, मतलब इंजुरी विदाउट डैमेजेस। इंजुरी तो हुई है, मतलब राइट का वायलेशन तो हुआ है, बट डैमेजेस नहीं हुए। इंजुरी मीन्स लीगल राइट का वायलेशन, डैमेजेस हियर मीन्स लॉस ऑफ कंफर्ट, यानी कुछ भी डैमेजेस हो जाना, लॉस ऑफ मनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन दिस केस रेमेडीज अवेलेबल टू द प्लेंटिफ। इस केस में जो प्लेंटिफ है उसको रेमेडीज अवेलेबल होती है, क्योंकि उसको इंजरी तो कुछ नहीं बट उसका डैमेजेस जो है वो हुआ है, तो इस केस में रेमेडी अवेलेबल होती है। इसमें एक केस है अशबई वर्सेस वाइट। इसमें क्या हुआ था हम देखते हैं। द डिफेंडेंट अ रेप्यूटेड ऑफिसर इन अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन wrongfully refuses to take the vote of plaintiff। जो डिफेंडेंट था वो एक रेप्यूटेड पुलिस ऑफिसर था, रेप्यूटेड ऑफिसर था इन अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन, और उसने रॉन्गफुली रिफ्यूज कर दिया प्लेंटिफ के वोट लेने से। ऑल्दो प्लेंटिफ डिड नॉट सफर एनी लॉस, उस बट जो उसने रॉन्गफुल रिफ्यूज कर दिया उसका वोट लेने से प्लेंटिफ को इसकी वजह से कोई डैमेजेस नहीं हुए, क्योंकि बिकॉज द कैंडिडेट फॉर हुम ही वांटेड टू वोट, जो प्लेंटिफ उसको जिस व्यक्ति को वोट देना चाहता था वो व्यक्ति जीत गया, तो प्लेंटिफ के तो कोई डैमेजेस ही नहीं हुए। इन स्पाइट ऑफ दैट सच डिपेंडेंस इज लाइबल टू पे द डैमेज। अगर उस प्लेंटिफ को कोई डैमेजेस नहीं हुए, ये तो दिख रहा है कि क्लियरली कोई भी डैमेजेस नहीं हुए, क्योंकि जिसको वो जिताना चाहता था वोट देकर वो तो जीत ही गया ना, तो प्लेंटिफ को कोई डैमेजेस नहीं हुए। बट डिफेंडेंट इस केस में लाइबल होगा क्योंकि उस प्लेंटिफ का जो लीगल राइट है उसका वोट देने का वो वायलेट हुआ है, इसके इसलिए जो डिफेंडेंट है वो लाइबल रहेगा। अनदर मैगजीन है डैमनम सिनी इंजुरिया, मतलब डैमेजेस तो हुए बट इंजुरी कोई नहीं हुई। इट मीन्स दैट डैमेजेस विदाउट इंजुरी। इन दिस केस नॉट एनी टाइम रेमेडीज अवेलेबल। इस केस में कोई भी
किसी भी प्रकार की रेमेडीज अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर डैमेजेस तो हुए पर लीगल राइट्स का जो वायलेशन है इस केस में नहीं हुआ है। पहले केस में लीगल राइट का वायलेशन हुआ था। क्या हुआ था कि उसका जो राइट टू वोट है उसका उस राइट का वायलेशन हुआ था। बट इस केस में कोई भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं होता है, बट जो डैमेजेस है वो होते हैं। इसका केस हम देखेंगे ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल का केस। द डिफेंडेंट a school master set up a rival school to that of the plaintiff। जो एक डिफेंडेंट है उसने प्लेंटिफ का जो स्कूल था उसके सामने एक स्कूल उसका स्थापन कर दिया। सो बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, उसके वजह से कंपटीशन हुआ उन दो स्कूल के बीच में, प्लेंटिफ रिड्यूस देयर फीस एंड देयरफॉर सफर्ड ह्यूज डैमेजेस। उस अगर कंपटीशन हुआ, दो स्कूल आए, तो जो प्लेंटिफ की स्कूल थी उसने उसके स्कूल की फीस कम कर दी, इसकी वजह से उसको डैमेजेस हुए मनी की फॉर्म में। प्लेंटिफ क्लेम दैट द कंपनसेशन फॉर द लॉस्ट कॉज, तो उसको डैमेजेस हुए फीस कम करने की वजह से, इसलिए वो कोर्ट में गया और कोर्ट में जाकर बोला कि उसको डैमेजेस हुए हैं क्योंकि उसने फीस कम कर दी, क्योंकि कंपटीशन हो गया था दो स्कूल के बीच में। इट वॉज हेल्ड दैट द प्लेंटिफ हैड नो रेमेडी फॉर द लॉस दस सफर्ड बाय देम सिंस देयर इज नो वायलेशन ऑफ लीगल राइट। तो कोर्ट ने ये कहा कि इस केस में कोई भी डैमेजेस नहीं मिल सकते क्योंकि किसी के भी लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ है, प्लेंटिफ का लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ है, क्योंकि जो डिफेंडेंट है उसका भी राइट है कि वो स्कूल स्टार्ट कर सकता है। तो इस केस में डैमेजेस तो हुए हैं फीस कम करने की वजह से, पर जो प्लेंटिफ है उसको किसी भी प्रकार के जो रेमेडी है वो नहीं मिल सकती। लास्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है टॉर्ट लॉ को कॉन्स्टिट्यूट करने का, लीगल रेमेडी। द लॉ ऑफ टॉर्ट इज सेड टू बी अ डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिम उबी जस्ट बी रेमेडियम। एक लीगल मैक्सिम है जिसका कि मतलब होता है वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। अगर कहीं पर भी राइट है और अगर उसका वायलेशन हुआ है तो उसकी रेमेडी भी दी जानी चाहिए, या होती ही है। The object of law of tort is to provide legal remedy to the aggrieved party whose legal rights are violated। अगर लॉ ऑफ टॉर्ट में प्रोवाइड की गई है लीगल रेमेडी तो ही उस पर्सन को लीगल रेमेडी मिल सकती है। पहले के दो कंडीशन फुलफिल हो गए, रॉन्गफुल एक्ट हो गया और सेकंड लीगल डैमेजेस भी हो गए प्लेंटिफ को, बट लीगल रेमेडी प्रोवाइड नहीं की गई है टॉर्ट लॉ में, तो ये कंसिडर नहीं किया जा सकता कि टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुआ है या उस पर्सन ने टॉर्ट किया है।